सेकेंडरी एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के परीक्षार्थियों के लिए आज मॉक टेस्ट आयोजित हुआ। इस मॉक टेस्ट में उसी पैटर्न के क्वेश्चन पूछे गए हैं जैसा कि आपका मेन एग्जामिनेशन में होना है। थ्योरी एग्जामिनेशन 80 मार्क्स का होता है। 80 मार्क्स में 40 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव से रहते हैं सॉल्व करने, उसके लिए 80 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव के दिए जाते हैं। सेक्शन बी में जो नॉन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होता है उसमें शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों से 8-8 क्वेश्चन सेट रहते हैं, जिसमें से 4-4 क्वेश्चन का रिप्लाई देना होता है। इस प्रकार 24 क्वेश्चन में 12 क्वेश्चन शॉर्ट से रिप्लाई देना होता है आपको, और लॉन्ग क्वेश्चन 6 क्वेश्चन होते हैं। 6 क्वेश्चन में आपको फिजिक्स से 2, केमिस्ट्री से 2 और बायोलॉजी से 2 क्वेश्चन होते हैं, और इसमें से प्रत्येक में से एक क्वेश्चन का रिप्लाई देना होता है। उसी पैटर्न पे आज आपके मॉक टेस्ट का भी क्वेश्चन सेट किया गया है। अब आशा है कि आप अच्छा लिखे होंगे। मॉक टेस्ट का आंसरिंग आप बहुत बेहतर ढंग से किए होंगे। अब हम लोग एक एक करके जो मॉक टेस्ट में क्वेश्चंस थे उसके आंसर को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपका 80 क्वेश्चंस था, जिसमें से 40 का रिप्लाई आपको देना था। पहला क्वेश्चन है कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन कथन सही नहीं है। रिएक्शंस है, लेड ऑक्साइड PbO प्लस C Pb प्लस CO2 बनाता है। इसमें ऑप्शन ए है कि शीशा अपचयित हो रहा है। सेकेंड है कि कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित हो रहा है। थर्ड है कार्बन उपचयित हो रहा है। फोर्थ है कि लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। उपचय और अपचय समझते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो इसमें कौन एक से एक होगा या एक से अधिक होगा, इस तरह के ऑप्शन हैं। ए में है आपका 1 और 2, अर्थात शीशा अपचयित हो रहा है, और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। देखिए यहाँ पे लेड ऑक्साइड है, इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, अवकरण या अपचयन। कार्बन में ऑक्सीजन जुट रहा है, तो ऑक्सीजन का जुटना कहलाता है ऑक्सीडेशन। अर्थात 1 और 2 दोनों होगा, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एक का ए, 1 और 2। सेकेंड क्वेश्चन है Fe2O3 प्लस 2Al, Al2O3 प्लस 2Fe। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में आप क्या देख रहे हैं, देखिए यहाँ आपने क्या पाया कि ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव होकर के एल्युमिनियम के साथ आ गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाया। तो निश्चित तौर पर यह क्या है, एक विस्थापन अभिक्रिया है। यह एल्युमिनियम चूंकि आयरन से अधिक अभिक्रियाशील है, तो इसने ऑक्सीजन को अपने यहाँ से रिमूव कर दिया, लेकिन दोनों एक दूसरे को रिमूव नहीं किया, इसीलिए यह द्विविस्थापन नहीं होकर के एकल विस्थापन होगा। तो एकल विस्थापन तो ऑप्शन में नहीं है, सीधे विस्थापन है, तो ऑप्शन हो गया डी, विस्थापन अभिक्रिया। ये क्वेश्चंस कई बार पूछे भी गए हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाइल्यूट HCl डालने से क्या होता है। पहला है ए में हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। दूसरा क्लोरीन गैस एवं आयरन ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड बनता है। सी में कोई अभिक्रिया नहीं होती, और डी में आयरन लवण एवं जल बनता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कि Fe प्लस HCl, FeCl2 प्लस H2 गैस निकलता है, तो हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। फोर्थ है BaCl2 प्लस H2SO4, BaSO4 प्लस 2HCl। देखिए यहाँ आपने क्या देखा कि HCl के साथ आ गया, और Ba जिसके साथ Cl था, क्लोराइड था, अब सल्फेट आ गया, यहाँ BaSO4 बना। तो ऊपर में देखिए थे हम एकल विस्थापन था कि यहाँ दोनों एक दूसरे को विस्थापित कर दे रहा है, तो यह द्विविस्थापन की अभिक्रिया हो गई। तो फोर्थ क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो गया डी, द्विविस्थापन अभिक्रिया। फिफ्थ क्वेश्चन है घरों में सफेदी करने के लिए निम्न में से किस यौगिक का प्रयोग होता है। और यौगिक है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कॉपर ऑक्साइड, सोडियम नाइट्रेट। तो
तो पता होगा कि घर में जब सफेदी करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम पानी में मिला देते हैं, COH2 बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और उसी से सफेदी होता है। चूना की जो सफेदी होती है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से होती है। तो पांचवा का करेक्ट ऑप्शन हो गया ए। छठा है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो वह उसका पीएच क्या होगा। आपको पता होगा कि पीएच उदासीन विलयन का 7 होता है, अम्लीय का 7 से कम होता है और क्षारीय का 7 से अधिक होता है। तो यह किसका गुण है कि लाल लिटमस को नीला कर देता है? यह क्षार का गुण है कि लाल लिटमस को नीला कर देता है, और अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जब क्षार है तो इसका पीएच 7 से अधिक होगा, और आपके ऑप्शन में देखिए 1 7 से कम है, 4 7 से कम है, 5 7 से कम है, लेकिन 10 7 से अधिक है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया डी 10। 7th क्वेश्चन है कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस विलयन में क्या होगा? ठीक है, अंडे के पीसे हुए कवच, अंडे के कवच में कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट जब रिएक्शन करता है तो HCl से, तो उसका रंग दूधिया हो जाता है, कैल्शियम क्लोराइड बन जाता है। तो निश्चित तौर पे इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया बी HCl। 8th क्वेश्चन है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH के उसी विलयन का 20 ml लें तो उसे उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलयन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? देखिए ये 10 ml है तो ये 8 ml है, जब 20 लेंगे तो 8 दूना 16, डी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। 9th क्वेश्चन है अपच का उपचार करने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो एंटासिड, आप सुनते होंगे कि एंटासिड का उपयोग होता है अपच के लिए। ठीक है, इनो वगैरह जो आप लेते हैं उसमें एंटासिड ही होता है, बेकिंग सोडा जिसको आप कहते हैं। एंटासिड हो गया सी, करेक्ट ऑप्शन हो गया। 10वां क्वेश्चन है क्षारीय विलयन में फेनॉल कैथलीन सूचक का रंग क्या हो जाता है? आप देखे होंगे, चार्ट भी आपकी बुक में दिया हुआ है कि जब फिनॉल पैथिलीन को क्षारीय विलयन में डालते तो उसका रंग लाल हो जाता है। तो 10 का करेक्ट ऑप्शन हो गया ए। 11 क्वेश्चन है इनमें से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? ठीक है, AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु को डाल देंगे तो CuNO3 बन जाएगा, Ag निकल जाएगा। तो यहाँ हो गया करेक्ट ऑप्शन आपका डी। ठीक है। 12 क्वेश्चन है लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? ग्रीस लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर, गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन, पढ़े भी होंगे आप। तो सी है जो लोहे को संक्षारण से बचाता है, सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया 12 का। 13 क्वेश्चन है कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है, यह यौगिक जल में विलेय है, यह तत्व क्या हो सकता है? तो कैल्शियम। ठीक है, 13 का करेक्ट ऑप्शन हो गया ए। 14 क्वेश्चन है खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि? अब टीन का लेप क्यों होता है? क्योंकि जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, टीन से कम अभिक्रियाशील है, तो इसीलिए हम लोग देंगे सी ऑप्शन, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। 15वां क्वेश्चन बहुत इजी है, धातुओं के ऑक्साइड होते हैं क्षारीय, पता है, और धातु के ऑक्साइड अम्लीय और धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। करेक्ट ऑप्शन 15 का बी हो गया क्षारीय। 16 क्वेश्चन है विवृत श्रृंखला यौगिक है, विवृत श्रृंखला का अर्थ यह हुआ कि चेन हो गया हुआ, चक्रीय हेक्सेन, चक्रीय ब्यूटीन बेंजीन और ब्यूटीन 2, तो ब्यूटीन विवृत श्रृंखला का यौगिक है। एल्केनों का सामान्य सूत्र CnH2n+2, बहुत बार पढ़े होंगे आप, 17 का ए हो गया करेक्ट ऑप्शन। एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है और डबल बॉन्ड कम से कम 2 कार्बन के बीच होता है, तो कम से कम 2 कार्बन किसमें जाएगा? एथिलीन में, तो 18 का करेक्ट ऑप्शन हो गया सी। 19 क्वेश्चन है निम्न में से एल्काइन है C3H8, एल्काइन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो एल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n-2, यहाँ देखिए +2 आ गया, यहाँ भी +2 आ गया, यहाँ CnH2n हो गया, ये एल्कीन हो गया C3H4, यही करेक्ट ऑप्शन होगा। 3 दूना 6 -2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया डी। स्टिक अम्ल में क्रियाशील समूह क्या है? COH
कार्बोक्सिलिक अम्ल में वही क्रियाशील समूह होता है COH का। अब क्रियाशील समूह हमेशा ध्यान में रखेंगे, जैसे हाइड्रोक्साइड का आपको अल्कोहल का OH हो गया, क्लोराइड का Cl, हैलाइड जिसको कहते हैं X हो गया Cl, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। उसी तरह से एल्डिहाइड का CHO, कीटोन का CO। इसी तरह से आप ध्यान रखेंगे कि जो भी कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं उसका COH होता है। 21 है मुद्रा धातु। मुद्रा धातु इसमें कॉपर है, ये क्लियर है आपका। 21 का D। 22 है यूरेनियम है, क्षार धातु, अधातु, अस्थायी तत्व, अंतः संक्रमण धातु। यूरेनियम रेडियो एक्टिव भी है, अंतः संक्रमण धातु भी है, तो 22 का D हो गया। 23 क्वेश्चन है कौन सा युग्म उपधातु है? तो उपधातु जानते होंगे, सिलिकम, आर्सेनिक, बिस्मथ, एंटीमनी, इसका नाम सुने होंगे। तो इसमें आपका बी ऑप्शन है। क्लियर हो गया? 23 का बी। 24 हो गया एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 है, आवर्त सारणी में इसका स्थान क्या होगा? तो देखिए सबसे पहले तो ये जो कक्षा की संख्या होती है आवर्त की संख्या, तो कक्षा की संख्या कितना हो गया 3, तो आवर्त हो गया 3, तो आवर्त 3 ए और सी में है, तो बी और डी तो होगा नहीं, या तो ए होगा या सी होगा। अब देखेंगे यहाँ हम लोग वर्ग निकालेंगे, तो वर्ग में देखेंगे कि अंतिम कक्षा में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो कितना है 5 और 2 7, एस में 2 और पी में 5, टोटल हो गया 7, तो वर्ग हो गया 7। तो ए में दिया हुआ 5 और सी में दिया हुआ है 7, तो 3 और वर्ग हो गया 7। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन एस या पी ऑर्बिटल में होते हैं तो एस ए में ए सब ग्रुप, और यदि डीएफ में होते हैं तो बी सब ग्रुप। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें है? पी में है, तो ए हो गया। तो आवर्त 3 वर्ग 7a जो ऑप्शन नंबर सी में है। क्वेश्चन नंबर 25 से एक तत्व M के कार्बोनेट का सूत्र MCO3 है, क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? देखिए कार्बोनेट का क्या होता है 2, ठीक है, तो 2 के साथ वो MCO3 सीधे बना लिया। इसका अर्थ ये है कि वह जो भी तत्व है उसका भी वैलेंसी कितना है 2 है, तो 2 वैलेंसी क्लोराइड के साथ बनाएगा तो Cl के साथ 2 चला जाएगा, तो MCl2 हो जाएगा। 25 का ए हो जाएगा। अब बायोलॉजी से आपके क्वेश्चन हैं। 26 क्वेश्चन है मनुष्य में वृक्क का एक तंत्र का भाग है, वृक्क किसका है? उत्सर्जन तंत्र का भाग है, क्लियर है? 26 का सी हो गया। पादप में जाइलम क्या उत्तरदायी है? जाइलम और फ्लोएम जानते होंगे, जाइलम जल का वहन करता है, खनिज लवणों का वहन करता है, खनिज लवण तो नहीं, जल का वहन। 27 का ए हो गया। 28 पोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, ये तो आवश्यक है ही। क्लोरोफिल ये भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश ये भी चाहिए, तो उपरोक्त सभी डी हो गया सही आंसर। 29 क्वेश्चन है पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है कहाँ होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। तो 29 का करेक्ट ऑप्शन हो गया बी। 30 क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऑक्सीजन होता है और जल में भी ऑक्सीजन होता है, तो आखिर ऑक्सीजन जो है कहाँ से निकलती है? तो जल वाले ऑक्सीजन से ऑक्सीजन गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड वाले से नहीं, ठीक है। 31 क्वेश्चन प्रकाश अभिक्रिया होती है कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में, राइबोसोम में, हरित लवक के स्ट्रोमा में। तो हरित लवक के ग्रेना में होती है, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया बी। निम्न में कौन सा पादप हार्मोन है? इंसुलिन जंतु हार्मोन है, थायरॉक्सिन जंतु हार्मोन है, एस्ट्रोजन जंतु हार्मोन है, साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है। तो 25 का करेक्ट ऑप्शन हो गया डी। 33 क्वेश्चन दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो सिनेप्स कहते हैं। आप तंत्रिका कोशिका जब फिगर बनाते हैं तो आप देखते हैं कि उसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सिनेप्स। 34 क्वेश्चन मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, उपयुक्त सभी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी डी। 35 क्वेश्चन तंत्रिका तंत्र का कार्य होता है संवेदना ग्रहण करना, तो 35 का ए हो गया। 36 मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो 62 होती है, अर्थात 31 जोड़े होते हैं, तो 36 का करेक्ट ऑप्शन हो गया बी। 37 क्वेश्चन परागकण का जनन केंद्रक नर युग्मक बनाता है कितना? 2, तो 37 का करेक्ट ऑप्शन हो गया बी। 38 है कीट परागण होता है मक्का में, वेलिस्नेविया में, सेल्विया में, इनमें से कोई नहीं। तो सेल्विया में कीट परागण होता है, अब एग्जांपल में पढ़े होंगे, आपके बीटीसी बुक में भी है, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया सी।
39 क्वेश्चन है, पराग नली में नर युग्मक की संख्या कितनी होती है? 2। तो 39 का करेक्ट ऑप्शन हो गया बी। 40 है, द्विनिषेचन विशेष लक्षण है, जंतुओं का पता होगा, आवृत्त बीजी पादप का यह विशेष लक्षण है कि द्विनिषेचन होता है, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया बी। 41 क्वेश्चन, मेंडल के प्रयोग में लंबे मटर के पौधे जिनके बैगनी पुष्प थे का संकरण बौने पौधे जिनके सफेद पुष्प थे से कराया गया। इनके संतति के सभी पौधों में पुष्प बैगनी रंग के थे, परंतु उनमें से लगभग आधे बौने थे। इससे कहा जा सकता है कि लंबे जनक पौधे की आनुवंशिक रचना निम्न थी। तो इसका अर्थ है कि जब आधे बौने थे तो TTWW जब मेंटल का करेंगे T लेंगे या WW लेंगे और क्रॉस करेंगे तो सी ऑप्शन आ जाएगा TTWW। 42 क्वेश्चन है, सबजात अंगों का उदाहरण है, हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद उदाहरण है, हमारे दांत और हाथी के दांत है, आलू एवं घास के ऊपरी भुजा भी है, उपयुक्त सभी हो जाएगा डी, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 43 क्वेश्चन, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी सबसे अधिक समानता है, चीन के विद्यार्थी, चिंपैंजी, मकड़ी, जीवाणु। तो चीन के विद्यार्थी से हमारी सबसे अधिक समानता है। ठीक है, मानव भी दिखता है, मानव हम भी दिखते हैं। 43 ए हो गया। 44 है, उद्यान मटर में अप्रभावी लक्षण है, लंबे तने होता है, धुएदार बीज, यही हो जाएगा बी, करेक्ट ऑप्शन। 43 है, एक संकर संक्रमण के F2 पीढ़ी में शुद्ध तथा संकर लक्षणों वाले पौधों का अनुपात क्या हो जाता है? 1:1, करेक्ट ऑप्शन हो गया सी। 46 क्वेश्चन, एक संकर क्रॉस का जीन प्रारूप अनुपात होता है, संकर 1:2:1 यानी 1:2:1 बी में है, करेक्ट ऑप्शन हो गया 46 का बी। 47 क्वेश्चन है, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते? तो ठंडा में नहीं कर सकते, या बादल जब नहीं होगा तो नहीं कर सकते। तो 47 का हो गया बी, बादलों वाले दिन, क्योंकि बादल होगा तो सूरज की रोशनी नहीं आ पाएगी धरती पे। 48 क्वेश्चन, निम्न में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा जो है यह जैव मात्रा से नहीं निकलता है, तो 48 का हो गया सी। 49 क्वेश्चन है, जैव गैस एक उत्तम ईंधन है, जो सबसे अधिक कितने प्रतिशत ईंधन होती है? तो लगभग 75% या 72 से 75 होता है, तो 75% आपका ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन हो गया 49 का बी। 50 क्वेश्चन है, भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पादन करने वाले देशों में कौन सा स्थान है? तो पवन ऊर्जा में हमारा 5वां स्थान है। ठीक है, ऊर्जा की परंपरागत स्रोत है, इसी चैप्टर से है। 51 क्वेश्चन है, तमिलनाडु में कन्याकुमारी के समीप भारत का विशालतम पवन ऊर्जा फॉर्म कितनी विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है? तो 380 मेगावाट, ये आपके ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए हो गया 51 का। 52 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? जैव निम्नीकरणीय का समझ में आया, जो पुनः मिल जाता हो, तो घास, पुष्प और चमड़ा। ठीक है, तो यही हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। फलों के छिलके, केले, नींबू का रस, केक रस, ए सी ये होगा, प्लास्टिक ये नहीं होगा, ये भी होगा, और केक लकड़ी घास भी होगा, यानी ए सी डी तीनों हो जाएगा। ठीक है, 53 क्वेश्चन, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? देखिए इस क्वेश्चन का तीनों आंसर होगा ए सी और डी, एक्चुअली 1 2 3 4 ऐसे देना चाहिए था। ठीक है, 53 क्वेश्चन, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? घास को गेहूं खाएगा, गेहूं को आम खाएगा, ऐसा होता है? नहीं होगा, तो ए नहीं होगा। बी है, घास को बकरी खाएगा, बकरी को मानव खाएगा, ये संभव है, तो 53 का बी हो गया। ठीक है, 54 है, निम्न में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं? बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना, ये अच्छा है, प्लास्टिक का थैला नहीं होगा, प्लास्टिक का यूज नहीं होगा। दूसरा है कि कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट तथा पंखे का स्विच बंद कर देना, ये भी पर्यावरण मित्र का व्यवहार है। सी है, माँ द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ने के बजाय तुम्हारा विद्यालय तक पैदल जाना, ये भी सही बात है, तो डी होगा उपयुक्त सभी। 55 क्वेश्चन, पर्यावरण के कितने घटक होते हैं? तो 2 होते हैं, जैविक और अजैविक, तो 55 का करेक्ट ऑप्शन हो गया बी। 56 हो गया, निम्न में से पावी तंत्र के प्रमुख घटक हैं? तो जैविक अजैविक ये दोनों तो होते ही हैं, करेक्ट ऑप्शन हो गया सी। 57 है, निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? जल प्राकृतिक संसाधन तो है, वायु है, पर्वत है,
कूड़ा करकट नहीं है। करेक्ट ऑप्शन हो गया 57 का डी। निम्न में कौन प्राकृतिक संसाधन है? सीमेंट, ईंट, बांध और समुद्र। तो समुद्र क्या है? हमारा प्राकृतिक संसाधन है। बाकी बांध हम खुद बनाते हैं, ईंट हम खुद बनाते हैं और सीमेंट हम खुद बनाते हैं। 59 क्वेश्चन है, गंगा सफाई योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो गंगा सफाई योजना 1985 में प्रारंभ हुई थी। तो 59 का करेक्ट ऑप्शन हो गया ए। 60 क्लोरोफॉर्म समूह है, कॉलीफॉर्म समूह है। ए में विषाणु का, बी जीवाणु का, सी प्रोटोजोआ का और डी इनमें से कोई नहीं। तो कोलीफॉर्म जीवाणु का समूह है। 60 का हो गया बी। 61 क्वेश्चन, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता? जल, कांच, प्लास्टिक और मिट्टी। तो प्लास्टिक का यूज किया जा सकता है, कांच का यूज किया जा सकता है, जल के भी लेंस बनाए जा सकते हैं, लेकिन मिट्टी के लेंस नहीं बनाए जा सकते। करेक्ट ऑप्शन हो गया डी। 62 किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया, वस्तु की स्थिति कहाँ होगी? तो पता होगा कि ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच होता है तो बड़ा होता है, और यदि ध्रुव से मुख्य फोकस से पहले हो जाए, अनंत और मुख्य फोकस के बीच हो जाए तो वो छोटा होता है, और फोकस पे आ रहे तो फोकस समान साइज का हो जाता है। इसका अर्थ है कि करेक्ट ऑप्शन डी होगा, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। 63 क्वेश्चन है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाए? तो फोकस दूरी के दुगुनी दूरी पर, 2f पर जब रखते हैं तो वो समान साइज का मिलता है। तो बी हो गया इसका करेक्ट ऑप्शन। कितना नंबर? 63 का। 64 है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय दर्पण की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है। जब ये ऋणात्मक किसकी होती है? अवतल दर्पण की। उत्तल दर्पण की तो धनात्मक होती है, तो अवतल दर्पण हो गया ए। ठीक है। 65 किसी दर्पण से आप चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। यह दर्पण कौन है? सीधा कब होगा? समतल दर्पण में सीधा हो सकता है या उत्तल में सीधा हो सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया डी, या तो समतल अथवा उत्तल। 66 क्वेश्चन है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। तो यह लेंस की क्या कहलाती है? समंजन क्षमता, कोहेशन पावर ऑफ द लेंस। तो 66 का हो गया करेक्ट ऑप्शन बी। 67 क्वेश्चन है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं, तो प्रतिबिंब कहाँ बनाता है? रेटिना। तो वही है आपका दृष्टि पटल। 67 का हो गया डी। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी या अल्पतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। तो 68 का हो गया सी। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। फोकस दूरी में पक्षमाभी सिलियरी पेशियां होती हैं, वो वही जो है फोकस दूरी को एडजस्ट करता है। तो हमारा हो गया पक्षमाभी द्वारा। करेक्ट ऑप्शन हो गया सी। 70 है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु स्थित होता है तो अनंत पर होना चाहिए, लेकिन उससे कम दूरी पर होता है। तो डी हो गया करेक्ट ऑप्शन। 71 हो गया, किसी तार की लंबाई उसकी प्रारंभिक लंबाई की 3 गुना करके उसका प्रतिरोध हो जाएगा। तो तारक क्या प्रतिरोध R इज प्रोपोर्शनल टू L। जिस अनुपात में लंबाई बढ़ेगा उसी अनुपात में प्रतिरोध बढ़ेगा, क्योंकि लंबाई को 3 गुना किया गया तो प्रतिरोध भी 3 गुना बढ़ जाएगा। करेक्ट ऑप्शन हो गया बी। 72 है, ताप बढ़ाने पर किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध बढ़ता है ना? प्रतिरोध किस चीज से प्रभावित होता है ये आपको पता है। तो ताप बढ़ा देंगे प्रतिरोध बढ़ता है। 73 क्वेश्चन है, 4 ओम प्रतिरोध तथा n चालक तार समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? ठीक है, तो यह हो जाएगा 4/n। करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका बी। 74 है, R1 व R2 प्रतिरोधों के 2 तार समांतर क्रम में जोड़े गए, इनका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा, आप जोड़ेंगे 1/R प्लस 1/R1 प्लस 1/R2 करेंगे आप, तो आप सॉल्व करने के बाद ऊपर आ जाएगा R1 इंटू R2, बाई नीचे आ जाएगा R1 प्लस R2 R। करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका डी। 75 है, यदि R प्रतिरोध के 2 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तथा एक R प्रतिरोध को उनको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो परिणामी प्रतिरोध हो जाएगा। तो आपको 2 प्रतिरोध को समांतर क्रम में पहले जोड़ दिए तब श्रेणी क्रम में जोड़े। हाँ, तो
आप जब सॉल्व करेंगे 1/r प्लस 1/r1 r2 इस तरह से जब करेंगे आप तो आपका आ जाएगा 3r2। 76 हो गया, निम्न में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? तो चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। तो ये हो गया आपका डी ऑप्शन में, करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका डी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण से 77 क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना क्या है? तो कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करता है। तो यह है आपके ऑप्शन नंबर सी में। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया 77 का सी। 78 क्वेश्चन है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनरेटर, जनित्र। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ए। 79 क्वेश्चन है, किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि एसी जनित्र में सी वलय होता है जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक होता रहता है ना, वो दिशा अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट। ये क्लियर है आपका? तो डी हो गया आपका करेक्ट ऑप्शन। 80 है, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, शॉर्ट सर्किट जब होती है तो विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका सी। अब ये थे 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अब नॉन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इसमें दो तरह के प्रश्न होते हैं, लघु उत्तरीय से, दीर्घ उत्तरीय से। लघु उत्तरीय से 8 प्रश्न होते हैं आपको, केमिस्ट्री से 8 क्वेश्चन, बायोलॉजी से और 8 क्वेश्चन फिजिक्स से। इसमें से आपको प्रत्येक में से 4-4 क्वेश्चन का रिप्लाई करना होता है। केमिस्ट्री से 4 क्वेश्चन, बायोलॉजी से 4 क्वेश्चन और फिजिक्स से 4 क्वेश्चन। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों के होते हैं, इसलिए बहुत शॉर्ट में, और जो आंसर जितना शॉर्ट में पॉसिबल हो, ज्यादा विस्तार करने की आवश्यकता नहीं होती है, इसका आंसर देना होता है। तो आपको तो सिर्फ 12 क्वेश्चन का रिप्लाई करना है, लेकिन हम आपको 24 जो भी क्वेश्चन आपके दिए गए मॉक टेस्ट में सबका एक आंसर का रिवाइज करा दें। पहला क्वेश्चन था कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम ईवन को साफ क्यों किया जाता है ना? तो आपको पता होगा कि मैग्नीशियम ईवन की सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड उपस्थित रहता है, इसीलिए उसको साफ कर लिया जाता है। सेकेंड है कि इसके लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन H2 प्लस Cl2 2HCl हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है, तो समीकरण देना है। यानी यहाँ जो अभिकारक या विफल का जो नाम है उसकी जगह इसके संकेत के अनुसूत्रों का आपको प्रयोग करना है। सेकेंड है बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट थे Al2SO4 का होल ट्वाइस, ठीक है, और सॉरी यहाँ ट्वाइस हो जाएगा, Al2SO4 का होल ट्वाइस आप लिखेंगे, बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो बस इसको आप बैलेंस बना देना है। संतुलित रासायनिक समीकरण का था, इसका बैलेंसिंग कर दीजिएगा। सोडियम प्लस जल Na+H2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस H2, बस इसको बैलेंसिंग कर देना। क्लियर हो गया? थर्ड क्वेश्चन था उष्माक्षेपी में उष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है? तो उष्माक्षेपी जिसमें अभिक्रिया के समय में उष्मा निकलती है तो उष्माक्षेपी हो गया। जैसे आप कार्बन को ऑक्सीजन में जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी तो उष्माक्षेपी हो गया। और उष्माशोषी हो गई कि अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए उष्मा की आवश्यकता होती है, यानी उष्मा का अवशोषण होता है, तो हो गया उष्माशोषी। ठीक है। चौथा क्वेश्चन, सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? इसलिए रखा जाता है कि सोडियम बहुत अधिक अभिक्रियाशील है और सामान्य ताप पर भी यह वायु में जो मौजूद ऑक्सीजन है उससे अभिक्रिया न कर ले, इसीलिए इसको केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। पांचवा क्वेश्चन में IUPAC नाम देना है, CHO CH2 CH3, इसका क्या नाम हो गया? देखिए यहाँ पे क्या लगे हुए हैं, ईथर लगे हुए हैं, तो यह हो गया मेथॉक्सी एथेन। ठीक है, IUPAC नाम हो गया ईथर का। इसके बाद इसमें देखिए कि क्या लगे हुए हैं, इसमें कोई भी अभिक्रियाशील समूह नहीं लगे हुए हैं, CH3 CH2 CH CH2 CH3। तो देख लेंगे आप 1 2 3 4 5, और डबल बॉन्ड है तो पेंटीन, और कितना पर है? 2 पे है, तो इसका IUPAC नाम हो गया पेंटीन 2। छठा क्वेश्चन है, मीथेन के सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ अभिक्रिया होती है, इसका जानते हैं अभिक्रिया 4 चरण में होती है। सबसे पहले क्रमशः एक जो है वो इसमें से हाइड्रोजन परमाणु हटता चला जाता है, क्लोरीन परमाणु जुड़ता चला जाता है। CH2 प्लस Cl2 HCl प्लस CH3Cl, फिर यहाँ देखिए CH2 Cl2
फिर CH Cl3 और अंत में कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाता है। इसी रिएक्शन को आपको लिख देना है। 7वां क्वेश्चन है, इसका नाम बताना। 3 तत्वों जिनके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। तो आप लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये आगे भी लिख सकते हैं, है ना। इसके सबके अंत में जैसे यहाँ 2 1 2 8 1 2 8 8 1, ठीक है। बी क्वेश्चन कहता है 2 तत्वों जिनके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हो, है ना। जैसे मैग्नीशियम में भी 2 है, एल्युमिनियम ये कैल्शियम में 2 है, जिसके भी अंत में 2 है। इसका नाम आपको जिंक में भी 2 होता है, कोई आपको 2 का नाम दे देना है। 3 तत्व जिनका बाहरी कोश पूर्ण हो, यानी पूर्ण भरे हुए हो। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, वेडॉन, ये जितने भी निष्क्रिय गैस हैं सभी के बाहरी कोश पूर्ण होते हैं। तो आप इसमें से 3 तत्व की आपको नाम लिखना है। 8वां क्वेश्चन है, नाइट्रोजन जिसकी परमाणु संख्या 7 तथा फास्फोरस जिसकी परमाणु संख्या 15 आवर्त सारणी के समूह 15 के तत्व हैं। इन दोनों तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, ठीक है। देखो 2 5 नाइट्रोजन का और 2 8 5 आपको किसका हो गया, फास्फोरस का। 9वां क्वेश्चन, ये थे आपके 8 क्वेश्चन केमिस्ट्री से, जिसमें से 4 का रिप्लाई आपको देना है और बोर्ड में भी ऐसा ही रहेगा। 9वां क्वेश्चन है, स्वयं पेशी पोषण तथा विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है। ये अब 8 क्वेश्चन बायोलॉजी से आ रहे हैं। स्वयं पोषी पोषण जैसे हरित पेड़ पौधे जो जिनमें क्लोरोफिल की उपस्थिति होती है वो स्वपोषी पोषण कहलाते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं। और विषम पोषी पोषण दूसरे जीवों द्वारा तैयार किए गए भोजन को ग्रहण करते हैं। दोनों में अंतर क्लियर हो गया। 10वां क्वेश्चन है, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए विभिन्न पथ क्या हैं। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरुवेट का विखंडन, ऑक्सीजन की कमी में पाइरुवेट का विखंडन और ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का विखंडन। यही हो गया ऊर्जा प्राप्त करने के पथ। 11वां क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका। प्रतिवर्ती क्रिया समझते हैं, हमारे पास जो भी संवेदना प्राप्त होती है उस संवेदना के अनुकूल हमारा जो आवेग है संवेदना को ग्रहण करने का मस्तिष्क को भेजता है। मस्तिष्क को भेजने के बाद वहां पे हमको सूचना प्राप्त होती है कि हमको ये करना, इसी को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। प्रतिवर्ती जैसे मान लीजिए गर्म चीज को अगर हाथ आपका टच कर लेता है तो कैसे तुरंत हाथ आप छीप लेते हैं, ये प्रतिवर्ती क्रिया है। तो प्रतिवर्ती क्रिया किसी क्रिया के विपरीत त्वरित गति से स्वयं होने वाली क्रिया है। इनमें हमें कुछ सोचने समझने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और इसमें मस्तिष्क की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं होती, बल्कि यह मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड द्वारा नियंत्रित होता है। 12वां क्वेश्चन है, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। कि थायराइड ग्रंथि में जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है इसके स्राव के लिए आयोडीन आवश्यक है, इसलिए आयोडीन युक्त नमक की सलाह दी जाती है। इसके अतिरिक्त जो थायरॉक्सिन है वह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के मेटाबॉलिज्म में या उपापचय में सहायता भी करता है और आयोडीन की कमी से गलगंड या घेघा रोग भी हो जाता है, ग्वाइटर जिसको कहते हैं। 13वां क्वेश्चन है, डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है। तो डीएनए जानते हो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, तो यह प्रजनन की मूल घटना है जो डीएनए की 2 प्रतिकृतियां तैयार करता है। इसके लिए कोशिकाएं रासायनिक अभिक्रियाएं करती है जिससे डीएनए की 2 प्रतिकृतियां बन जाती है और इन प्रतिकृतियों को अलग होने के लिए एक अलग कोश की संरचना की आवश्यकता होती है। डीएनए की दोनों प्रतिकृतियां अलग होकर 2 कोशिकाओं का निर्माण करती है और इस प्रकार प्रजनन में 2 कोशिकाओं को बनाने के लिए डीएनए प्रतिकृति आवश्यक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। 14 क्वेश्चन है, वे कौन से कारक हैं जो नई स्पीशीज के उद्भव में सहायक होते हैं। सबसे पहले प्राकृतिक का चयन होना, जीन प्रवाह का न होना अथवा बहुत कम होना, आनुवंशिक विचलन, डीएनए में गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन जिससे कि 2 समष्टियों के सदस्यों की जनन कोशिकाएं संलयन न कर पाए। जैसे अगर 46 होगा तो संलयन हो जाएगा मनुष्य के साथ या अन्य जीवों में उसी तरह की परिकल्पना है। लेकिन अगर जीन में की संख्या में या गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन हो जाएगा तो फिर उसमें युग्मक का निर्माण होना संभव नहीं हो पाएगा। 5वां है, 2 समष्टियों का रूपेण अलग होना जिससे कि उनके सदस्य परस्पर लैंगिक प्रजनन न कर पाए तो 2 नए स्पीशीज बन जाएंगे। 15वां क्वेश्चन है, हम ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों की ओर क्यों ध्यान दे रहे हैं। तो आप पता है कि जो ऊर्जा के वर्तमान साधन है उनमें धीरे धीरे कमी हो रही है और ऊर्जा की मांग बढ़ती जा रही है। उनका जो स्टोर है, संचित भंडार है, वो कम होता जा रहा है। तो भविष्य के लिए तो ऊर्जा रह नहीं पाएगा, इसलिए हमको वैकल्पिक साधन की ओर ध्यान देने की आवश्यकता
है। 16 क्वेश्चन हमें वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण क्यों करना चाहिए, क्वेश्चन आ ही जाएगा लगता है। हम वन जैव विविधता के तप्तस्थल हैं और अब पता है कि पारिस्थितिक तंत्र में जितनी भी प्रजातियां हैं सभी प्रजातियों का एक अपना योगदान है पारितंत्र को संतुलित रखने में। तो जितने भी प्रजातियां हैं वे सभी संरक्षित रहेंगे, तभी हमारा जो इकोसिस्टम है, जो पारितंत्र है, वो संरक्षित रह पाएगा। ठीक है। 17 अब ये 16 क्वेश्चन, ये 8 क्वेश्चन आपको बायोलॉजी से थे जिसमें से 4 का रिप्लाई देना था। अब 8 शॉर्ट क्वेश्चन फिजिक्स से आ रहे हैं, इसमें से भी 4 का रिप्लाई आपको देना होता है। 17वां क्वेश्चन, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। देखिए, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है, r इक्वल टू 2f, और यहाँ कितना दिया हुआ है 20, तो हो जाएगा 10। क्लियर। 18वां क्वेश्चन है, कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। आवर्धन जानते हैं, है ना, दूरी क्या है। तो यहाँ पे u दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, अवतल दर्पण है तो -10 हो गया, ठीक है, और m हो गया जिसको आवर्धन कहते हैं, मैग्निफिकेशन करते हैं, वो हो गया 3u, 3 गुना है। और आपको निकलना क्या है, u निकलना है। तो आप सॉल्व करेंगे m इक्वल टू -3u के, ठीक है, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका -30 सेंटीमीटर, यानी प्रतिबिंब दर्पण अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। और तो हम दर्पण से दूरी किससे निकालते हैं, ध्रुव से निकालते हैं। 19वां क्वेश्चन है, नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है ना, ये 11, 13, 15 और 16 में क्वेश्चन पूछे हुआ है। ठीक है, नेत्र की समंजन क्षमता अभी बताई भी है कि नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट तथा दूरस्थ वस्तुओं को फोकसित कर लेता है, नेत्र की समंजन क्षमता या कोहेशन पावर ऑफ द लेंस कहते हैं। 20वां क्वेश्चन है, सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाता, है ना। तो इसलिए नहीं देख पाता है क्योंकि 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं से आने वाली प्रकाश किरण नेत्र के रेटिना पर उचित प्रकार से फोकस नहीं हो पाती है और प्रतिबिंब धुंधला हो जाता है, इससे स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। 21वां क्वेश्चन, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। अभी उस पर क्वेश्चन भी था ऑब्जेक्टिव में भी, पदार्थ की प्रकृति पर, तार की लंबाई पर और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। ठीक है। 22वां क्वेश्चन है, श्रेणी क्रम में संयोजित करने के स्थान पर वैद्युत युक्तियों को पार्श्व क्रम में संयोजित करने के क्या लाभ है। देखिए, श्रेणी क्रम में संयोजित कर देंगे, अगर परिपथ में एक भी अगर फ्यूज हो जाएगा, बल्ब या धारा का प्रवाह बंद हो जाएगा, तो पूरे में पूरा कोई भी उपकरण काम नहीं करेगा। पार्श्व क्रम में देंगे तो एक के बंद होने से दूसरे पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए हम पार्श्व क्रम में संयोजित करते हैं। 23वां क्वेश्चन, विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है ना। तो विद्युत मोटर का सिद्धांत है कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है जो कुंडली को उसकी अक्ष पर घुमाने का प्रयास करता है, यही विद्युत मोटर का सिद्धांत है। विद्युत जनित्र का सिद्धांत, ऊपर में ऑब्जेक्टिव भी था। विद्युत जनित्र का सिद्धांत, जब किसी बंद कुंडली को किसी शक्तिशाली चुंबक क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है तो उसमें से होकर गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होने लगता है, जिसके कारण धारा प्रेरित होती है और कुंडली को घुमाने में किया गया कार्य ही कुंडली में विद्युत धारा के रूप में परिणत हो जाता है। ये 8 क्वेश्चन आपको फिजिक्स से थे, जिसमें से 4 का रिप्लाई देना था। इस तरह से 8 क्वेश्चन बायोलॉजी से होते हैं, उसमें से 4 का रिप्लाई देना होता है। 8 क्वेश्चन केमिस्ट्री से होते हैं, उसमें से 4 का रिप्लाई देना होता है। और 8 क्वेश्चन फिजिक्स से होते हैं, जिसमें से 4 का रिप्लाई देना होता है। क्लियर हो गया। अब दीर्घोत्तरीय प्रश्न में बता चुके हैं कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न में फिजिक्स से 2, केमिस्ट्री से 2 और बायोलॉजी से 2 क्वेश्चन होते हैं और प्रत्येक से एक क्वेश्चन का रिप्लाई देना होता है, जिसमें से बायोलॉजी और केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन होते हैं वो 5 अंकों का होता है, जबकि फिजिक्स के क्वेश्चन 6 अंक। ठीक, अब हम लोग आते हैं 25 क्वेश्चन जो केमिस्ट्री से है। कारण बताना है, प्लैटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है ना। तो इसलिए किया जाता है क्योंकि यह प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। अगर अयस्क की अवस्था में पाया जाएगा तो उसको शोधन में काफी खर्च आएगा और क्या क्या होगा, अब और अभिक्रियाशील ज्यादा हो जाएगी, तभी तो अयस्क की अवस्था में है, तो आभूषण जल्दी खराब हो जाएंगे।
लेकिन यह प्रकृति मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, अभिक्रियाशीलता कम होती है, इसीलिए इसका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। बी है, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित क्यों किया जाता है? क्योंकि ये अधिक अभिक्रियाशील होते हैं और अगर वायु में खुला छोड़ देंगे तो ये वायु में जो ऑक्सीजन है उससे भी रिएक्शन कर लेगा, इसीलिए उसको तेल में डुबो के रखा जाता है। सी क्वेश्चन है, एल्युमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन के लिए किया जाता है, कैसे? है ना, खाना बनाने वाले बर्तन में कर देंगे तो उसको नष्ट हो जाना चाहिए, इसलिए किया जाता है क्योंकि यह उष्मा का अच्छा सुचालक है। प्रकृति में सबसे अधिक एल्युमिनियम पाया जाता है। सियाल और सीमा आपने पढ़ा होगा प्रॉपर्टी में, सियाल में सिलिकॉन और एल्युमिनियम है, सिलिकॉन तो धातु है, एल्युमिनियम सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु है। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले धातु हो गया कौन? आपका एल्युमिनियम, और अधातु में नाइट्रोजन। ठीक है, अब इसमें है क्या, यह ऑक्सीजन से विक्रिया करके अपनी सतह पर ऑक्साइड की परत बना लेता है और वही ऑक्साइड के बाद इसको स्वयं संरक्षित करने में मदद करता है, इसीलिए इसका उपयोग खाना बनाने में किया जाता है। डी क्वेश्चन है, निष्कर्षण प्रक्रिया में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्सीकृत में परिवर्तन किया जाता है ना, तो ऑक्सीकरण, चूंकि कार्बोनेट अथवा सल्फाइड अयस्क से धातु प्राप्त करना बहुत कठिन होता है, लेकिन अगर इसको ऑक्साइड में परिवर्तित कर देंगे तो अपकरण करके हम उसको धातु में परिवर्तित कर लेंगे, इसलिए इसको ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। 26 क्वेश्चन है कि कार्बन की सफाई प्रक्रिया की क्रिया, साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रिया विधि समझाइए, है ना। तो पता होगा, आपने पढ़ा होगा कि साबुन के अणु ऐसे होते हैं जिसके दोनों सिरों के विभिन्न गुणधर्म होते हैं। जल में विलय एक सिरे को जलविभागी कहते हैं तथा हाइड्रोकार्बन में विलय दूसरा सिरा होता है जिसको जल विभागी कहते हैं। हाँ, जलविभागी और जल विभागी, है ना, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। जब साबुन जल की सतह पर होता है तब इसके अणु अपने को इस प्रकार व्यवस्थित कर लेते हैं कि इसका आयनिक सिरा जल के अंदर होता है, जबकि हाइड्रोकार्बन पूंछ जल के तैलीय गंदगी बाहर लेती है। जल के अंदर इन अणुओं की एक विशेष अवस्था होती है जिससे इसका हाइड्रोकार्बन सिरा जल के बाहर होता है। ऐसा अणुओं का बड़ा गुच्छा बनने के कारण होता है जिससे जल विभागी पूंछ गुच्छे के आंतरिक हिस्से में होती है, जबकि उसका आयनिक सिरा गुच्छे की सतह के बाहर होता है। इस संरचना को मिसेल कहा जाता है या माइसेल, या जो भी आप उच्चारण दीजिए। मिसेल के रूप में साबुन स्वच्छ करने में सक्षम होता है क्योंकि तैलीय मैल मिसेल के केंद्र में एकत्र हो जाता है। मिसेल विलयन में कोलाइड के रूप में बने रहते हैं तथा आयन आयन विकर्षण के कारण वे अवक्षेपित नहीं होते हैं। इस प्रकार साबुन का मिसेल मैल को पानी में घुलाने में मदद करता है और हमारे कपड़े साफ हो जाते हैं। और संभव होगा तो इससे रिलेटेड जो दोनों सिरा है उसका आप उसको ड्रॉ भी कर देंगे तो अभी बेहतर हो जाएगा। ये दो क्वेश्चन फिजिक्स से थे, केमिस्ट्री से थे, इसमें से एक क्वेश्चन का आपको रिप्लाई लिखना था। अब बायोलॉजी से दो क्वेश्चन हैं। जो 27वां नंबर क्वेश्चन है कि प्रजनन क्या है, और नामांकित चित्र की सहायता से नर तथा मानव जनन तंत्र का वर्णन कीजिए। तो प्रजनन क्या है, जीवधारियों द्वारा लैंगिक क्रियाओं के फलस्वरूप अपने जैसी संतानों की उत्पत्ति करने की क्रिया को प्रजनन कहते हैं। और इसमें मनुष्य की बात की जाए तो नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र। तो नर जनन तंत्र में वृषण और नर जनन तंत्र का जो पिक्चर है वो पिक्चर बना देंगे आप। वृषण के बारे में कुछ लिख देंगे कि इसका साइज कैसा होता है और इसका क्या काम है। इसी तरह से अधिवृषण या एपिडिडमाइसिस कहते हैं, उसका आप संरचना लिख देंगे, उसका कार्य लिख देंगे। शुक्रवाहिका का जो वास डिफरेंस है उसका जो संरचना और कार्य लिख देंगे। फिर शुक्राशय का संरचना कार्य लिख देंगे। फिर शिश्न का संरचना कार्य लिख देंगे। फिर जो सहायक ग्रंथि है, प्रोस्टेट ग्रंथि और कॉपर ग्रंथि है, उसका संरचना कार्य लिख देंगे और इसका मुख्य काम लिख दिए। आपका नर ये जो हो गया। और मादा का भी जो सब बना देंगे। मादा में जो भी ग्रंथियां हैं, गर्भाशय हो गया, अंडाशय हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका जो है सर्विक्स, उसकी संरचना और कार्य लिख देंगे और ये आपका क्वेश्चन हो जाए।
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में से कोई एक ही आ ही जाता है, या तो माधव या नर। 28वां क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाइए तथा संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। तो मानव मस्तिष्क में का चित्र बना लेना है आपको, उसमें अग्र मस्तिष्क, प्र मस्तिष्क सभी का जो है आपको डिस्क्राइब कर देना है, इसका आयतन वगैरह सब डाल देंगे। ठीक है, प्र मस्तिष्क जो सबसे बड़ा भाग होता है 9/10 मस्तिष्क का जितना वजन है उसका 9/10 भाग का मस्तिष्क का होता है। यह क्या काम करता है? हृदय की गति, भोजन ग्रहण करना, सांस लेना, कौन कौन से कार्य इसके द्वारा संचालित होते हैं, इसके अतिरिक्त सोचने समझने की शक्ति, स्मृति केंद्र, यह भी मस्तिष्क का ही काम है। ठीक है, हाँ, प्रेम, हर्ष, विषाद, दुख, भय आदि संवेगों का केंद्र भी हमारा कौन होता है? मस्तिष्क ही होता है। इसके अतिरिक्त ताप नियंत्रण, ये सब घृणा, प्यार, भूख, ये सब भी जो है इसका जो हाइपोथैलेमस है वो इसको कंट्रोल करता है। अनुमस्तिष्क, इसके बारे में लिख देंगे कि यह प्रमस्तिष्क के पिछले भाग में नीचे की ओर स्थित होता है। यह प्रमस्तिष्क से छोटा होता है, 2 भागों में विभक्त होता है। बायां दायां चलना, कूदना, दौड़ना आदि गति कार्य इसी के द्वारा संचालित होते हैं। इसके अतिरिक्त शरीर में जो बैलेंसिंग होता है, संतुलन होता है, ये भी अनुमस्तिष्क के कारण या सेरिबेलम के कारण। थर्ड पार्ट जो मिडला ऑब्लंगाटा है, मस्तिष्क पुच्छ भी इसको कह सकते हैं आप, यह अनुमस्तिष्क के सामने स्थित होता है तथा मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग होता है। यह बेलनाकार होता है। यह भाग श्वसन तंत्र, हृदय एवं परिसंचरण तंत्र अर्थात जो भी सभी की अनैच्छिक क्रियाएं हैं, अनैच्छिक क्रियाओं को कहते हैं जो हमारी इच्छा अनुसार संचालित नहीं होती। अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण हमारे मिडला ऑब्लंगाटा के थ्रू होता है। ये 2 क्वेश्चन आपके बायोलॉजी के थे जिसमें से क्वेश्चन का रिप्लाई देना था। अब हम लोग फिजिक्स के 2 क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जो 29वां नंबर क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ओर वस्तु से 2 गुना बड़ा बनता है। यदि वस्तु को उसी लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए तो उसके प्रतिबिंब की स्थिति तथा आवर्धन निकालना। ठीक है, ये आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। आवर्धन दिया हुआ है, vu + 2 दिया हुआ 2 गुना बनता है, तो v = 2u हो गया। और लेंस से दूरी हो गया -5 सेंटीमीटर। दूरी तो हमेशा हम ऋणात्मक रखते हैं, उत्तर लेंस से तो फोकस दूरी धनात्मक रखेंगे, फॉर्मूला पर सेट कर देंगे। ठीक है, और इस हिसाब से आपका आंसर जो है आ जाएगा। आपको 2 आंसर निकालने हैं, एक तो दूरी निकालनी है, दूसरा आपका आवर्धन निकालना है। ठीक है, और अंत में लिख देंगे कि प्रतिबिंब लेंस से के दूसरी ओर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर लंबा तथा दोगुना लंबा बनेगा। दूसरी ओर का अर्थ है कि वो हमारा जो भी है प्रतिबिंब दूरी वो धनात्मक आया होगा, देख रहे हैं ना, +30 है। 30वां क्वेश्चन जो फिजिक्स का लास्ट क्वेश्चन है, और ये आपके क्वेश्चन का भी लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न को स्पष्ट करें। वैद्युत लैंपों के तंतुओं के निर्माण में प्रायः एकमात्र टंगस्टन का ही प्रयोग क्यों किया जाता है ना? इसका सिर्फ कारण लिख देना है कि इसका गलनांक तथा प्रतिरोध बहुत उच्च होता है। ठीक है, उच्च प्रतिरोध होने के कारण यह बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न करता है, जिसके कारण यह चमकता है और प्रकाश देता है, तथा उच्च गलनांक होने के कारण यह उच्च ताप पर भी पिघलता नहीं है। इसलिए वैद्युत लैंपों के तंतुओं के निर्माण में प्रायः एकमात्र टंगस्टन का ही प्रयोग किया जाता है। आपका सेकंड क्वेश्चन है कि विद्युत तापन युक्तियों जैसे ब्रेड टोस्टर तथा विद्युत इस्त्री के चालक शुद्ध धातुओं के स्थान पर मिश्र धातुओं के क्यों बनाए जाते हैं, है ना? तो निश्चित तौर पर मिश्र धातुओं के इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि शुद्ध धातु अगर होगा तो वह किसी से अभिक्रिया कर लेगा, है ना, लेकिन मिश्र धातु का अगर होगा तो अभिक्रिया कम कर पाएगा, इसलिए उसकी बनाए जाते हैं। सी क्वेश्चन है घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणीक्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि श्रेणीक्रम में जैसा ऊपर भी बताएं कि श्रेणीक्रम में संयोजन हम कर देंगे तो क्या होगा कि एक में अगर धारा का प्रवाह बंद होगा एक उपकरण में तो सभी उपकरणों में प्रवाह बंद हो जाएगा। इसीलिए हम समांतर क्रम में करते हैं कि प्रवाह एक के प्रवाह अवरुद्ध होने से दूसरे का प्रवाह बंद न हो। ठीक है, डी है किसी तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल परिवर्तन के साथ किस प्रकार परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो आपको पता है कि लंबाई के समानुपाती होता है। ठीक है, और क्षेत्रफल के भी क्या हो जाता है, व्युत्क्रमानुपाती। क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा, तो क्षेत्रफल अगर बढ़ेगा तो प्रतिरोध जो है वह उसके वर्ग के बराबर घटेगा।
क्लियर हो गया। डी क्वेश्चन है किसी तार का, डी हो गया। ई है विद्युत संचरण के लिए कॉपर तथा एल्युमिनियम के तारों का उपयोग क्यों किया जाता है ना, क्योंकि कॉपर जो और एल्युमिनियम है यह अच्छा सुचालक है ना। बाकी अगर चांदी वगैरह लेंगे तो बहुत बहुमूल्य धातु है, इसलिए हम तांबा एल्युमिनियम के तारों का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार आपका जो साइंस का क्वेश्चन था, टोटल 80 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव से, 24 क्वेश्चन सब्जेक्टिव में शॉर्ट से और 6 क्वेश्चन लॉन्ग से। इस तरह से जो कुल 110 क्वेश्चन थे, इसके सही आंसर आपको पता हो गए या पहले से पता भी रहे होंगे, आपने मिला कर लिया। आशा है कि आपके लिए काफी उपयोगी होगा। और इसमें आप मॉक टेस्ट देने से आपको लगा होगा कि जिस विषय में या जिस टॉपिक में अभी कमी है, आपके पास समय है कुछ दिनों का, तो निश्चित तौर पर आप रिवाइज कर लें। आशा है कि आपका जो मेन परीक्षा होगी एनुअल एग्जामिनेशन 2023 का, वो काफी बेहतर जाएगा, आपका अच्छा परफॉर्मेंस होगा। और हम पूरे जिलेवासी के जितने भी शिक्षक हैं सीतामढ़ी जिला के, वे सभी आपके अच्छे परिणाम की प्रतीक्षा में हैं। आप सबों को जो आपकी परीक्षा आयोजित होनी है एनुअल परीक्षा, इस सभी की शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।